डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? मैं सरवण सन्नी, सहायक आचार्य एफएम, राजकीय महाविद्यालय बहरोड। हम एफएम के सेकंड पेपर में बैंकों के बारे में पढ़ रहे हैं और आज हमारा टॉपिक है बैंकों का राष्ट्रीयकरण और ये यूनिट फर्स्ट में शामिल है। तो हम देखते हैं कि भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब कब हुआ। राष्ट्रीयकरण का अर्थ यहाँ समझना जरूरी है। राष्ट्रीयकरण का अर्थ यह है कि जो भी निजी बैंक पहले देश में चल रहे थे उनका सरकार ने निजीकरण करने की राष्ट्रीयकरण करने की सोची। तो राष्ट्रीयकरण जब सरकार करती है तब बैंकों के जितने भी शेयर होते हैं वो सभी शेयर सरकार खरीद लेती है और इस प्रकार बैंक एक सरकारी बैंक बन जाता है। तो राष्ट्रीयकरण कब कब हुआ? दूसरे विश्व युद्ध के बाद यूरोप में केंद्रीय बैंक को सरकारों के अधीन करने के विचार ने जन्म लिया। यानी दूसरे विश्व युद्ध के बाद जितने भी देश थे उन देशों में युद्ध के कारण अर्थव्यवस्था बुरी तरह बिगड़ चुकी थी। इसलिए अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए बैंकिंग में सुधार करना ज़रूरी था और बैंकिंग में सुधार ज़रूरी था। इसलिए वहाँ जितने भी जो केंद्रीय बैंक थे प्रत्येक देश के, उस बैंक को सरकार के अधीन करने की मुहिम चली। तो सभी देशों ने अपने जो केंद्रीय बैंक था उसको सरकार के अधीन कर दिया। तो यहाँ भारत में भी 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया। फिर 1955 में इंपीरियल बैंक, जो आगे चलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कहलाया, और राष्ट्रीयकरण के बाद इसका नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया और ये एक सरकारी बैंक बन गया। इसके पश्चात 19 जुलाई 1969 को 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया और 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। अब राष्ट्रीयकरण करने के कारण क्या थे? कारण ये थे कि राष्ट्रीयकरण से जो पहले बैंक थे देश में वो केवल अमीर वर्ग को ही बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध करा रहे थे, और दूसरा यहाँ तक कि देश में जो उद्योगपति थे बड़े बड़े, उन उद्योगपतियों को ही बैंकिंग सुविधाओं का लाभ मिल रहा है। लघु व मध्यम उद्योगों को बहुत थोड़ी मात्रा में ऋण उपलब्ध कराया जाता था और कृषि क्षेत्र को बिल्कुल ही ऋण नहीं दिया जा रहा था। यानी कृषि क्षेत्र को तो बिल्कुल बैंकों ने नकार दिया था। बैंक सिर्फ उन गतिविधियों में शामिल थे जिन गतिविधियों से बैंकों को अधिक लाभ प्राप्त हो सके, और आम जनता को भी वो ऋण उपलब्ध नहीं करा रहे थे। इस प्रकार देश एक जो बैंकिंग का विकास हुआ देश में वो समानता वाला नहीं था, यानी असमानताएं थी। किन्हीं क्षेत्रों में ज़्यादा विकास था बैंकिंग का और जो ज़रूरतमंद लोग थे उन तक बैंकिंग पहुंच भी नहीं पाई थी। इसलिए सरकार ने राष्ट्रीयकरण करने की सोची थी। अब हम देखते हैं कि क्या बैंकों के राष्ट्रीयकरण से किया गया वो क्या ठीक था, सही था, यानी इसके पक्ष में कौन कौन से तर्क दिए जा सकते हैं। यदि राष्ट्रीयकरण सही था तो इसके पक्ष में क्या क्या तर्क दिए जा सकते हैं, उनके ऊपर चर्चा करेंगे। सबसे पहले है समाजवादी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ये बैंकों पर राष्ट्रीयकरण आवश्यक है। यानी समाजवादी उद्देश्य का मतलब ये होता है कि देश में सभी समाज प्रगति करें और इसके लिए भी बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना ज़रूरी हो जाता है। दूसरा है कि केंद्रीय व वाणिज्यिक बैंकों के बीच एकता के लिए वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण आवश्यक था। केंद्रीय बैंक का मतलब है यहाँ पर अपने देश में आरबीआई से, और इसके अलावा जो वाणिज्यिक बैंक थे उनके बीच में एकता बनाए रखने के लिए वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना आवश्यक था। क्योंकि जो गवर्निंग बॉडी जब तक नहीं होती है तब तक बैंक अपनी मनमानी चलाते रहते हैं। इसलिए सभी जो वाणिज्यिक बैंक था उनका राष्ट्रीयकरण करना जरूरी हो गया था, ताकि आरबीआई के द्वारा सभी को एक सूत्र में बांध के
बैंकिंग विकास को आगे बढ़ाया जा सके। तीसरा बिंदु है बैंक शाखा का उचित उपयोग संभव हो सकेगा तथा कृषि, लघु उद्योग और यातायात के क्षेत्र में पर्याप्त शाखा की व्यवस्था हो सकेगी। यानी राष्ट्रीयकरण हुआ, उससे जो बैंकों के द्वारा शाखा उपलब्ध कराई जा रही है, जो उधार दी जा रही है, उसका भी उचित प्रयोग संभव हो सकेगा। यानी जिनको ज़रूरतमंद है उनको भी लोन दिया जा सकेगा। कृषि क्षेत्र को, लघु उद्योग और जो यातायात का क्षेत्र है उसको भी लोन उपलब्ध हो सकेगा। चौथा नंबर, बैंक के कर्मचारियों के लिए उचित प्रशिक्षण की व्यवस्था हो सकेगी। यानी आरबीआई के द्वारा सभी बैंकों के लिए चलाने के लिए एक ही गाइडलाइन जब जारी की जाएगी तो उसमें जो ट्रेंड बैंकिंग कर्मचारी हैं उनको ट्रेनिंग दी जा सकेगी। पांचवा है निजी स्वामित्व की अपेक्षा राष्ट्रीयकृत बैंक अधिक कार्यकुशल होते हैं। ये भी एक तर्क दिया जा सकता है कि जो राष्ट्रीयकृत बैंक हैं वो निजी स्वामित्व की अपेक्षा अधिक कार्यकुशल होते हैं। छठा है बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद बैंकों का संचालन सरकार के हाथों में रहेगा, जिससे बैंकों के फेल होने का भय नहीं रहेगा और जमाकर्ताओं के निक्षेप अब सुरक्षित रहेंगे। ये भी एक पक्ष है कि जब निजी बैंक हैं हो सके वो फेल हो जाएं तो उन जमाकर्ताओं की पूंजी है वो डूब जाती है। तो राष्ट्रीयकरण करने के बाद बैंकों की जो जिम्मेदारी है वह सरकार के ऊपर आ जाती है और यदि कोई बैंक डूब भी जाता तो सरकार उनके जमाकर्ताओं को उनकी जमा पूंजी वापस लौटाती है। इस प्रकार उनका जो निक्षेप है, उनकी जो डिपॉजिट है वो सुरक्षित हो जाती है। सातवां बिंदु, बैंकों पर सरकारी स्वामित्व के कारण ये बैंक देश की आर्थिक नीतियों के अनुसार प्राथमिकता प्राप्त उद्योगों को वित्तीय सहायता दे पाएंगे। यानी वरीयता प्राथमिकता प्राप्त कौन कौन से उद्योगों को सरकार प्राथमिकता देती है कि मान लो किसी समय पे कौन से उद्योग को ज़्यादा लोन की आवश्यकता है और किसी समय पे किस उद्योग को लोन की अधिक आवश्यकता है। यानी जो विकसित हो गए उनको ज़्यादा आवश्यकता नहीं है लोन की और जो विकासशील उद्योग उनको लोन की आवश्यकता होती है। तो सरकार ऐसे उद्योगों को लोन देने के लिए बैंकों को बाध्य कर सकती है। तो इस प्रकार राष्ट्रीयकरण एक सही कदम है। आठवां बिंदु, पंचवर्षीय योजनाओं के सफल संचालन में सरकार को मदद मिलेगी। बैंक के पास उपलब्ध साधनों का उपयोग विकास कार्यों में होगा। यानी सरकार के द्वारा जो पंचवर्षीय योजनाएं चलाई जाती हैं उन सभी पंचवर्षीय योजनाओं के लिए धन की आवश्यकता होती है कार्यों को पूरा करने के लिए। तो बैंक भी सरकार को लोन उपलब्ध करा देते हैं तो सरकारी योजनाएं समय पर पूरी हो जाती हैं। तो ये भी एक राष्ट्रीय बैंकों के राष्ट्रीयकरण का पक्ष हो सकता है। नौवां बिंदु, बैंकों के राष्ट्रीयकरण से बैंक एकाधिकारी प्रवृत्ति से दूर रहेंगे। उद्योगपतियों का बैंकों पर नियंत्रण समाप्त हो जाएगा। यानी जब राष्ट्रीयकरण करने के बाद बैंक अपनी मनमानी नहीं चला सकेंगे, उनको आरबीआई के जो दिशा निर्देश है उनके अनुसार चलना पड़ेगा और इस प्रकार उनका एकाधिकारी जो प्रवृत्ति है वो समाप्त हो जाएगी और उद्योगपतियों का जो नियंत्रण है उससे भी बैंक बाहर हो जाएंगे। 10वां बिंदु, अब बैंक के संचालक अवांछनीय कार्य नहीं कर सकेंगे, जैसे सट्टेबाजी में पैसा लगाना, बैंक के धन से मुनाफाखोरी करना, चोर बाजारी करना, बैंक ऋण से संग्रहित करना। यानी जो बैंक के संचालक हैं वो क्या करते हैं कि जो जनता की जमा पूंजी है उसको गलत कार्यों में लगाते हैं, सट्टेबाजी में पैसा लगा देते हैं, बैंक के धन से मुनाफाखोरी कमाते हैं और चोर बाजारी करते हैं। तो इन सब पे भी रोक लग जाती है क्योंकि आरबीआई उन सब का नियमित रूप से इंस्पेक्शन करता रहता है। इसके अलावा अब बैंकों की शाखाएं ग्रामीण क्षेत्र में खोली जा सकेंगी क्योंकि जो क्षेत्रीय विकास है वो बैंकिंग क्षेत्र में समान रूप से नहीं हुआ है। शहरों में ज़्यादातर बैंकों की शाखाएं मौजूद थी उससे पहले, राष्ट्रीयकरण से पहले, और गाँव में शाखाएं नहीं हुआ करती थी। तो राष्ट्रीयकरण के बाद बैंकों को लीड बैंक जो योजना आई उसके अंतर्गत ये दायित्व दिया गया कि वो ग्रामीण क्षेत्र में जाके उस क्षेत्र में बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराएं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण है वो सही दिशा में किया गया है।
उसके बाद अगला बिंदु है राष्ट्रीयकरण के विपक्ष में तर्क, यानी राष्ट्रीयकरण क्या गलत था, तो इसके पक्ष में कौन कौन से तर्क दिए जा सकते हैं। क्योंकि प्रत्येक चीज़ के दो पहलू होते हैं, उसकी हानियाँ भी होते हैं तो उसके लाभ भी होते हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पे कि बैंकों के राष्ट्रीयकरण से कौन कौन से हानियाँ हुई हैं। आलोचकों को कहना है कि भारत में अब तक किया गया राष्ट्रीयकरण असफल रहा है। बैंक भी राष्ट्रीयकृत व्यवसाय की श्रेणी में आ गए हैं। अन्य उद्योगों तथा व्यवसाय की तरह बैंकों के राष्ट्रीयकरण भी असफल होगा। कुछ आलोचक कहते हैं कि जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण है उनकी नज़र में असफल रहा है और जो बैंक हैं वो भी व्यवसाय की श्रेणी में आ गए। जो राष्ट्रीयकृत बैंक हैं वो भी जनता के जो हित है उसको ध्यान में नहीं रख के अपना खुद का हित देख रहे हैं और बैंकिंग को एक व्यवसाय उन्होंने समझ लिया है, न कि एक सेवा। दूसरा बिंदु, बैंकों के राष्ट्रीयकरण से देश के औद्योगिक तथा व्यापारिक क्षेत्रों को काफ़ी नुकसान होगा। राष्ट्रीयकरण से क्या होगा कि औद्योगिक और व्यापारिक क्षेत्रों को काफ़ी नुकसान होगा, क्योंकि उनको जो पहली जितनी पर्याप्त मात्रा में लोन नहीं मिल पाएगा। तो अब है तीसरा बिंदु, बैंकों का राष्ट्रीयकरण कांग्रेस की आपसी फूट का परिणाम है। ये आर्थिक कारणों की अपेक्षा राजनीति कारणों से किया गया है। यानी जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था उस समय कांग्रेस थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, उसमें आपसी कलह थी, तो इसका भी इसको परिणाम बताया गया था। चौथा बिंदु, राष्ट्रीयकरण के बाद गरीब लोगों को, कृषकों से तथा लघु उद्योगपतियों को इससे विशेष लाभ नहीं होगा। सरकारी कर्मचारी सारी व्यवस्था को खराब करके रख देंगे, क्योंकि राष्ट्रीयकरण के बाद जो बैंक होते हैं उनके कर्मचारी सरकारी कर्मचारी होते हैं, तो वे लोग क्या करेंगे कि गरीब लोगों को, कृषकों को और लघु उद्योगपतियों को इसका लाभ नहीं देंगे और वो अपने चाहने वालों, मिलने वालों को और बड़े उद्योगपतियों को ऋण की सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे। तो इस प्रकार जो सरकारी कर्मचारियों का हस्तक्षेप है वो भी राष्ट्रीयकरण को असफल बना देगा। पांचवा बिंदु है, राष्ट्रीयकृत उद्योगों की प्रबंध व्यवस्था कुशल नहीं होगी। तो जो आलोचक है उन्होंने ये भी कहा है कि जो राष्ट्रीयकरण है उसकी वजह से ये भी व्यवस्था होगी कि जो बैंक है उनका मैनेजमेंट है वो कुशल नहीं रहेगा और उनमें बैंकिंग के मैनेजमेंट में कुशलता आ जाएगी। और अंत में ये एक अभ्यास प्रश्न है जो आज के इस टॉपिक पे है, बैंकों के राष्ट्रीयकरण के पक्ष और विपक्ष में कौन कौन से तर्क दिए जा सकते हैं, लिखिए। तो इसमें हमें बैंकों के लाभ, राष्ट्रीयकरण के पक्ष और विपक्ष में सभी तर्क लिखने हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।